brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। इजराइल में सालों से फांसी की सजा वापस लाने की कोशिश होती रही, बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी, लेकिन अब जाकर ये हो गया है। 30 मार्च को इजराइल की संसद यानी नेसेट ने पीनल बिल अमेंडमेंट डेथ पेनाल्टी फॉर टेररिस्ट पास कर दिया और अब ये कानून लागू हो गया है। पहले इजराइल में फांसी की सजा सिर्फ युद्ध अपराधों के लिए होती थी। 1954 में आम अपराधों के लिए इसे हटा दिया गया था, लेकिन तकनीकी तौर पर यह अभी भी कुछ मामलों में पॉसिबल थी, जैसे मानवता के खिलाफ अपराध या यहूदी लोगों के खिलाफ अपराध और कुछ हालात में मार्शल लॉ के तहत। पहले जब भी मिलिट्री कोर्ट ने आतंकवाद से जुड़े मामलों में फांसी की सजा दी तो अपील के बाद उसे उम्र कैद में बदल दिया जाता था, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के बाद इजराइल में फिर से इस कानून को वापस लाने का जोर बढ़ा, ताकि उन फिलिस्तीनियों को सजा दी जा सके जिन्हें इजरायली मिलिट्री और क्रिमिनल कोर्ट आतंकवाद फैलाने में दोषी ठहरा रही है। जब वोटिंग हुई तो 120 में से 62 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट दिया, जिनमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी शामिल थे, जबकि 48 ने विरोध किया। बाकी या तो मौजूद नहीं थे या वोट नहीं किया। सैद्धांतिक तौर पर अभी भी इजराइल की सुप्रीम कोर्ट इस कानून को बदल सकती है या हटा भी सकती है। इजराइल बनने के बाद अब तक सिर्फ 2 लोगों को फांसी दी गई है। पहली बार 1948 में मेयर टोबियान्स्की नाम के एक आर्मी ऑफिसर को जासूसी के झूठे आरोप में मार दिया गया था। बाद में उन्हें निर्दोष माना गया। दूसरी बार 1962 में एडोल्फ आइकमैन को फांसी दी गई थी, जो नाजी पार्टी का एक बड़ा नेता था और एडोल्फ हिटलर का बहुत बड़ा समर्थक। जो नया कानून आया है उसमें लिखा है कि इसका मकसद है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उन आतंकियों के लिए फांसी की सजा तय करना जिन्होंने जानलेवा हमले किए। इसमें यह भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी की हत्या करता है इस इरादे से कि इजराइल के नागरिक या वहां रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचे और इजराइल के अस्तित्व को खत्म करने का मकसद हो, तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी या फिर इसकी सजा उम्र कैद हो सकती है। इस कानून में 2 तरह की व्यवस्था है, एक इजराइल की आम अदालतों के लिए और दूसरी वेस्ट बैंक में चलने वाली मिलिट्री अदालतों के लिए। वेस्ट बैंक की ये अदालतें इजराइल के कब्जे वाले इलाके में हैं और सिर्फ वहां रहने वाले फिलिस्तीनियों के मामलों की सुनवाई करती है, वो भी मिलिट्री कानून के तहत। वेस्ट बैंक में अगर किसी फिलिस्तीनी को आतंकवाद में दोषी पाया गया तो उसे सीधे फांसी की सजा दी जाएगी, क्योंकि बिल में लिखा है कि उसकी सजा सिर्फ मौत ही होगी। अगर अदालत को कोई खास वजह लगती है तभी सजा को उम्र कैद में बदला जा सकता है, जो कि पहले के आम चलन से उल्टा है। अब सभी जजों की सहमति जरूरी नहीं होगी, साधारण बहुमत से ही फैसला हो जाएगा और अपील करने के मौके भी बहुत सीमित कर दिए गए हैं। इस बिल के समर्थकों का कहना था कि 7 अक्टूबर जैसे बड़े हमले के बाद सख्त सजा जरूरी है। वहीं विरोध करने वाले लोगों का कहना था कि ये कानून गलत है, संविधान के खिलाफ है और भेदभाव करता है, क्योंकि ये यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच फर्क करता है। इजराइल के मानवाधिकार संगठन बेत्सेलेम ने कानून पास होने से पहले कहा था कि मिलिट्री अदालतों में करीब 96% मामलों में सजा हो जाती है और ये ज्यादातर उन कबूलनामों पर आधारित होते हैं जो दबाव या यातना के जरिए लिए जाते हैं। ये नया कानून पुराने मामलों पर लागू नहीं होगा और 7 अक्टूबर के हमलों के आरोपियों पर भी सीधे लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन एक अलग बिल अभी भी नेसेट में लाया जा सकता है, जिसे ट्रिब्यूनल्स लॉ कहा जा रहा है। इसका मकसद एक खास मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाना है जो 7 अक्टूबर के हमलों में शामिल लोगों को फांसी की सजा दे सके। इजराइल प्रिजन सर्विसेज यानी IPS को 90 दिनों के अंदर फांसी की सजा लागू करनी होगी। प्रधानमंत्री अदालत से कहकर इसे ज्यादा से ज्यादा 180 दिन तक टाल सकते हैं। मौत की सजा जेल का अधिकारी ही देगा और तरीका होगा फांसी के फंदे से लटकाना। ये बिल नेसेट में दक्षिणपंथी पार्टी ज्यूइश पावर ने पेश किया था और नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने इसका समर्थन किया। इतमार बेन ग्विर, जो ज्यूइश पावर पार्टी के प्रमुख हैं और नेशनल सिक्योरिटी मंत्री भी हैं, इस कानून को लाने की सबसे बड़ी आवाजों में से एक थे। उन्होंने इसे एक पॉपुलर मुद्दा बना दिया था और पूरे अभियान के दौरान फांसी के फंदे जैसे बैज पहनते रहे। कुछ आलोचकों का मानना है कि इस कानून को पास कराने का टाइम आने वाले चुनावों से जुड़ा हो सकता है। फिजिशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स जैसे संगठनों ने बताया कि बेन ग्विर के मंत्री रहते हुए इजराइल की जेलों और मिलिट्री डिटेंशन सेंटर में अत्याचार और यातनाओं के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इजरायली NGO हामोग्ड के मुताबिक युद्ध शुरू होने से अगस्त 2025 तक कम से कम 94 फिलिस्तीनी कैदी या हिरासत में रखे गए लोग जेल या मिलिट्री डिटेंशन में ही मारे गए। इस कानून का विरोध इजराइल और कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में कई जगहों पर हो रहा है।
विरोध करने वालों में विपक्ष के नेता, सुरक्षा अधिकारी, धार्मिक गुरु, डॉक्टर और मानवाधिकार संगठन के लोग शामिल हैं। कानून पास होने से पहले विपक्षी नेता गिलाद करिच ने कहा था कि सरकार और उसका गठबंधन खुद को एक खराब, गैर जिम्मेदार और सुरक्षा के हिसाब से गलत चुनावी अभियान के हवाले कर चुका है। उन्होंने इस बिल को बहुत ज्यादा सख्त बताया और कहा कि इससे भविष्य में बंधकों पर असर पड़ सकता है। फरवरी में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के कई विशेषज्ञों ने भी इजराइल से कहा था कि वो इस बिल को वापस ले लें, क्योंकि ये जीवन के अधिकार के खिलाफ है और कब्जे वाले इलाकों में फिलिस्तीनियों के साथ भेदभाव करता है। यूरोपीय संघ ने भी कहा कि ये बिल चिंता करने वाला है और EU हर हालत में मौत की सजा के खिलाफ है। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ कोई कदम उठाता है या नहीं, ये अब देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है निकिता, कैमरे के पीछे यहाँ लोग देखते रहिए द ललन टॉक।